पुलिस की वजह से कराची के शहरी दोहरी अजियत का शिकार हैं। सड़कों पर तहफ्फुज मयसर नहीं तो कारोबार में रिश्वत बाजार और ताजिर बिरादरी को जीने नहीं दे रहा है। जुराइम को रोकना और कानून पर अमल करवाना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन इन दोनों फराइज के हवाले से कराची पुलिस पर सवालिया निशान लग रहे हैं। शहर में न सिर्फ जुराइम की शरह बढ़ रही है बल्कि पुलिस पर मुजरिमों की पुश्तपनाही के वाकयात भी सामने आ रहे हैं। एक तरफ अवाम गैर महफूज होते जा रहे हैं, दूसरी जानिब ताजिर बिरादरी भी पुलिस की रिश्वत खोरी का शिकवा कर रही है। कोरोना SOPs की आड़ में ताजिरों से रिश्वत लेने के इल्जामात लग रहे हैं। सूरत हाल यह है कि इस वक्त स्ट्रीट क्राइम से कराची का कोई इलाका भी महफूज नहीं है। इस साल के अब तक के मुख्तलिफ वाकयात में 32 अफराद जाँ बहक और 258 जख्मी हो चुके हैं, जबकि 597 गाड़ियां और 14,971 मोटरसाइकिलें चोरी हो चुकी हैं। 7,582 शहरी मोबाइल फोन से महरूम किए जा चुके हैं। बढ़ते स्ट्रीट क्राइम्स की वजह से शहरियों का सुकून बर्बाद हो चुका, जबकि जुराइम की इस सूरत हाल ने पुलिस हुक्काम को भी तशवीश में मुब्तला कर रखा है। कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब ने शहर के 30 थानों को वार्निंग जारी करते हुए कहा कि कराची के 50% स्ट्रीट क्राइम्स शहर के इन 30 थानों की हुदूद में होते हैं। इन थानों के SHOs स्ट्रीट क्राइम्स को कंट्रोल करें वरना घर जाएं। कराची पुलिस चीफ के नोटिस में इन तमाम थानों की 15 रोज में कारकर्दगी बेहतर करने की हिदायत की गई है। साथ ही मनशियात फरोशी को रोकने के लिए भी अहकाम जारी किए गए। लेकिन मनशियात फरोशी रोकने से पहले महकमे की काली भेड़ों पर हाथ डालना जरूरी है। पुलिस एहलकारों और मनशियात फरोशों का गठजोड़ तोड़ना जरूरी है, जैसे SSP किमाड़ी ने किया, जिन्होंने मनशियात फरोशों की सरपरस्ती पर डॉग्स थाने के SHO समेत 14 अफसरान व एहलकारों को मुअत्तल किया। SSP किमाड़ी फिदा हुसैन जानवरी के मुताबिक इन्हें इंटेलिजेंस इत्तलात मौसूल हुई थी कि डॉग्स थाना मनशियात फरोशों की सरपरस्ती कर रहा है। इस इत्तला पर जब कार्रवाई की गई तो पुलिस एहलकारों मनशियात फरोशों की सरपरस्ती साबित हो गई, जिसके बाद SHO डॉक्स आगा असलम दुरानी समेत 14 अफसरान व एहलकारों को मुअत्तल करके उनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। एक तरफ जुराइम रोकने के लिए कराची पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, दूसरी जानिब कोरोना लॉकडाउन से तंग ताजिर बिरादरी पुलिस और सरकारी अफसरान की रिश्वत सतानी का शिकवा कर रही है। ताजिरों का कहना है कि कोरोना SOPs की आड़ में पहले दुकानें सील की जाती हैं और फिर दुकानें खोलने के लिए रिश्वत के मुतालबे किए जाते हैं। इस हवाले से सिंध हुकूमत भी मान चुकी है कि कोरोना की आड़ लेकर ताजिरों से रिश्वत मांगी जा रही है। तो रिश्वत वाली उन्होंने बात की, बात बिल्कुल ऐसा अमला है, ऐसे लोग हैं जो कि पैसे लेते हैं। कुछ की शिकायत हमें भी मौसूल हुई, तो ये प्रॉब्लम है, मैं इसको बिल्कुल झुटलाऊंगा नहीं। लेकिन वो पुलिस वाले जो आपसे शायद रिश्वत ले रहे हैं या वो जो इंतजामिया रिश्वत ले रही है, वो आपकी कोई ना कोई गलती पकड़ती है ना। अगर आपने बियॉन्ड टाइमिंग कोई चीज खोली हुई है या आप SOP की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो आप उनको मौका दे रहे हैं ना। लेकिन कोरोना लॉकडाउन की आड़ में ज्यादतियां सहने वाले ताजिर अब एहतजाज पर आमादा नजर आते हैं। ताजिरों का मुतालबा है कि SOPs की कार्रवाइयों पर पुलिस क्या इंतजामिया की ज्यादती पर कमेटी बनाई जाए। इसके साथ साथ ताजिरों ने हुकूमत से यह मुतालबा भी किया कि मार्केट्स खोलने की हद 6 बजे से बढ़ाकर 8 बजे तक की जाए और कारोबारी हफ्ते में 2 की बजाय 1 छुट्टी की जाए। हमारे साथ बैठ के इस मसले को हल कर लें। पहले मरहले में जो रैली निकालेंगे, एक एहतजाज करेंगे, उसके बाद मार्केटें हम बंद कर देंगे, टैक्स हम नहीं देंगे सरकार को, अब चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो विभाग हो, हम कोई टैक्स नहीं देंगे। हमें पुलिस और असिस्टेंट कमिश्नर्स में जो काली भेड़े उनसे बचाया जाए, वरना हम वो कुछ करेंगे जो शायद हमें भी अच्छा ना लगे और शहर के लिए भी अच्छा ना। एक तरफ बढ़ते जुराइम हुकूमत और पुलिस की सरदर्द बने हुए हैं, दूसरी जानिब पुलिस और सूबाई हुकूमत से सताई ताजिर बिरादरी भी एहतजाज का इंदिया दे रही है। इसी पर मजीद बात करेंगे कराची ताजिर तंजीमों के ज्वाइंट कमेटी के रहनुमा अतीक मीर साहब से। मीर साहब शुक्रिया। मीर साहब ये बताइएगा, अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपको कहा जाता है कि आप भी रिश्वत देने से बाज नहीं आते, यानी रिश्वत देते हैं और दुकानों के लिए थोड़ा सा लंबा जो वक्फा है वो आप ले लेते हैं, और हुकूमत का ये इल्ज़ाम है और काफ़ी हद तक आप इसको मान भी चुके हैं। लेकिन ये बताइए कि ये मुतालबा जो आपका है इसको कैसे मनवाएंगे कि 1 दिन छुट्टी होनी चाहिए, 8 बजे तक दुकानें खुली रहनी चाहिए? मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हुकूमत है भी कि नहीं, इसलिए कि बाज़ी करीब में हम जब किसी को पुकारते थे हमसे पूछने के लिए कॉल भी आ जाती थी, मुशावरत भी हो जाती थी, क्या मसला है, ये गलती हो गई, इस्लाह कर लेते हैं। अब तो हम देख रहे हैं कि इतना शोर, मीडिया हमारे साथ है, रात दिन मीडिया हमारे साथ है, तो मीडिया को सुनते तो होंगे, वो देखते तो होंगे,
लेकिन क्यों कोई रिस्पांस नहीं आता, ये मैं बल्कि आपके इस चैनल के ज़रिए हुकूमत सिंध से सिर्फ इतना कहूँगा कि कम से कम हेलो ही कह दे, हमें यकीन हो जाए कि आप कहीं पर हैं। लेकिन ना तो आप हमसे कोई मुशावरत करते हैं, ना हमारी किसी शिकायत पर कान धरते हैं। कोई आपसे गलती हो जाए तो हमने ही बताना है कि इसे दुरुस्त कीजिए, लेकिन आप नहीं करते। इसी तरह आपने पुलिस का आपने जिक्र किया, तो ये तो पुलिस स्टेट बन चुकी है और पुलिस का ये काम है। जिस तरीके से आप देखें ट्रैफिक पुलिस हर चौराहे में मौजूद होती है, उसका हरगिज़ ये मुतमईन नज़र नहीं होता कि वो किसी को सही रास्ते पे चलाए। वो मुंतज़िर होते हैं कि कोई गलत आए, कोई गलत रास्ते पर आए और हमारी दिहाड़ी बन जाए। ये कुछ ये थानों में हो रहा है कि वो कोई ना कोई ऐसा जवाब बना लेते हैं कि ताजिर को फंसा के उसको मौत दिखाई जाए और बुखार पर आमादा कर लिया जाए। तो उसको कहते हैं आप गिरफ्तार हो जाएंगे, आपको जेल भेजेंगे, फलां सेक्शन में आपने ये दुकान खोली है। लेकिन सर देखिए ये सब तब होगा जब आप वायलेशन करेंगे। देखिए रिश्वत देने की जरूरत भी तब पड़ती है जब वायलेशन हुई होती है। अगर आप दुकानें टाइम पर बंद करें तो मैं मानता हूं पुलिस को भी ठीक होना चाहिए, पुलिस को आपसे रिश्वत तलब नहीं करनी चाहिए, उनको दुकान टाइम पे ना बंद करने वाले को पकड़ना चाहिए, लेकिन फिर उनको भी मौका ना मिले। पहली जिम्मेदारी तो आप पर भी आती है कि आप कानून को जो है फॉलो करें। देखिए आप इससे बढ़कर क्या कि दुकानदार वॉल्यूशन करता है, दुकान सील हो जाती है। इस तरह मार्केट वॉल्यूशन करती है, मार्केट सील हो जाती है। हमने तो एहतजाज नहीं किया, हमने तो उस पर कोई एतराज़ नहीं किया, सिवाय इसके हम फिर भी एक बात कहते हैं, हम तो बल्कि एतराज़ इस बात पे है आप सज़ा नहीं देते, रिश्वत लेके छोड़ देते हैं। इसलिए ये रिश्वत देने वाला बेशक मुजरिम है, वो भी गुनहगार है, लेकिन जो रिश्वत ले लेता है और वो कानून का अहलकार है तो वो बड़ा मुजरिम है। उसको सख्ती सज़ा, उसकी बड़ी सज़ा तो उसकी होनी चाहिए। हम कभी नहीं कहते कि हम तो लोगों से नहीं कहते कि दुकानें खोल के बैठ जाएं। कोई वॉल्यूशन करे तो आप जब चंद एक को सज़ा देंगे तो ये रुझान पैदा होगा कि लोग दुकानें खोल के वॉल्यूशन नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे कि हमसे मुका करो, होटल खोल लो, रेस्टोरेंट खोल लो, आप दुकानें बेशक खोल लें, तो जब आप खुद ऑफर करेंगे, ये तो एक पैकेज है अली भाई, ये तो एक पैकेज दिया जाता है कि हमसे दिहाड़ी पे मुका कर लो, या कोई मौके पे पकड़ा जाए तो उससे कहा जाता है कि ठीक है खुली रखें, इतने पैसे दे दें। तो इसमें मैं मानता हूं कि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों गुनाहगार हैं, दोनों जर्मी हैं शरीयत के एतबार से। लेकिन एक आदमी कानून का मुझे ये बताइए कि अब आप क्या करेंगे? वो जो हफ्ते में एक दिन वाला मुतालबा है आपका सर, हफ्ते में जो एक दिन वाला मुतालबा है उस पर खुद से अमल दरामद शुरू कर देंगे या अभी मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत आपको परमिशन दे? कोरोना के तहत हमने बहुत सब्र किया, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया, और हम यही कहते हैं कि आप रश कम करने वाले इक़दाम करें। अगर आपका ये 2 घंटे 8 बजे से आपने 6 बजे तक टाइम को महदूद किया, आपने छुट्टियां 2 कर दी, तो उससे रश बढ़ गया मार्केटों में। अगर आपका मकसद रश बढ़ाना है तो रश बढ़ेगा तो कोरोना की वबा तो फैलेगी। आपका काम है सोशल डिस्टेंसिंग के हालात पैदा करना, लोगों को वॉल्यूशन से रोकना, ऐसे हालात पैदा करना कि रश ना हो और कोरोना के बढ़ाव का कोई सबब ना हो। लेकिन आपकी जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं वो नाकाम हो गई, वो उल्टा बल्कि मैं समझता हूँ कि कोरोना की बढ़ोतरी का सबब बन गई। तो आपको अपने ये तमाम फैसले एक बात वापस लेना चाहिए। अगर तो रश बढ़ता है सर, अगर तो रश बढ़ रहा है इसका मतलब है आपकी बिक्री भी बढ़ रही है, फिर तो आपको कारोबार में नुकसान भी नहीं हो रहा होगा। हजरत ये जो 4 घंटे हैं ये रश मार्केटों में नहीं बढ़ रहा, ये जो 6 बजे तक का वक्त है सड़कों पे रश बढ़ रहा है। 4 बजे लोग मार्केट दफ्तरों से निकलते हैं, 6 बजे मार्केटें बंद होती हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कराची में आपका मीडिया दिखा रहा है में बैठे हुए अपनी मीर साहब लोग गाड़ियों में बैठे हैं, सड़कों पर रश है, तो फिर तो उससे कोरोना भी नहीं फैलेगा, फिर इट्स टोटली फाइन। मसला तो तब आता है जब मार्केट में रश बढ़े, जब मार्केट में लोगों का सांस में सांस जा रहा हो एक दूसरे के साथ, तो मसला तो तब आएगा। तो रश अगर सड़कों पे है तो फिर आपको क्या मसला है? बढ़ने दे सर, लोग गाड़ियों में निकले हुए घूमने फिरने, इट्स ओके। हम 6 बजे मार्केटें बंद कर दें,
8 बजे तक हम मार्केटों में इसलिए मौजूद रहें कि रश कम हो, भीड़ कम हो तो हम घर पहुँचे। तो ये मसला नहीं है क्या? ये भी एक मसला है। लेकिन उसके अलावा आप मार्केटों से बाहर निकलें, उन इलाकों में जाएं जहाँ रौनकें हैं, गली मोहल्ले बस्तियाँ, क्या वो कोरोना से मुस्तशना हैं? उनकी भीड़ से कोरोना नहीं फैलता? उनको सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है। चले गए। देखिए बड़े सिंपल ये मैथ्स है। आप तो माशाल्लाह हिसाब किताब में हमसे ज़्यादा बेहतर है। ये मैथ्स है कि देखिए आपके अपने मुताबिक कि जब टाइम लिमिटेड होता है रश बढ़ जाता है। इसका मतलब है खपत उतनी ही है जितनी नॉर्मल डेज में हुआ करती थी। बस फर्क ये है कि चूंकि टाइम कम होता है लोग एक वक्त में ज़्यादा आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी मईशत पे तो कोई इतना खास असर पड़ नहीं रहा, बिक्री तो उतनी ही हो रही है जितनी पहले हुआ करती थी, क्योंकि लोग तो उतने ही आ रहे हैं जितने पहले आया करते थे। अलबत्ता तकसीम होकर नहीं आ रहे, यकदम आ रहे हैं। आप एक चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। एक दुकान है, वो अगर 1 घंटे में 10 खरीदारों को डील कर सकती है और 1 घंटे का ही टाइम हो और उसकी दुकान पे 500 लोग हों, तो वो 500 लोगों को डील नहीं करेगी, क्योंकि वक्त मुकर्ररा पे दुकान को बंद होना है। यही बात हम कह रहे हैं। ये चले जो मार्केटों का रश है वो इस किस्म का रश है, वो इस किस्म का रश है। वो खरीदारी नहीं कर पाते हैं। जिस तरह आपने देखा ईद का जो मौका था रमज़ान मुबारक में, लोग घरों से निकलते थे खरीदारी के लिए, लेकिन ख़रीदारी नहीं कर पाते थे। तो वो रश एक तो सोशल डिस्टेंसिंग के ख़त्म होने का सबब बना, दूसरा हमें उस रश का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमने तो दुकानें बंद करनी थी। दुकान अगर हम वक्त मुकर्रर पे बंद ना करते या आप भी ना करें तो हमें तो जुर्माने हैं, हमें सज़ाएँ हैं, हमारी दुकान सील हो जाती है, हमारी दुकान पे मजिस्ट्रेट आ जाता है, हमारी दुकान पे पुलिस आ जाती है। तो हम तो सवाल ही नहीं है कि उससे बढ़ के हम दुकान खोल सकें, लेकिन उस रश का हमें क्या फ़ायदा कि जिसको हम माल फरोख्त नहीं कर सकते। अतीक मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन। पाकिस्तान ने माशी तरक्की से मुतालिक हुकूमत जो दावे करती है, अपोजिशन इन्हें छुटला रही है। हुकूमत शरह तरक्की 4% बताती है, अगले साल ये शरह बढ़ाकर 5% तक करने का ऐलान करती है। बिलावल भुट्टो इस तरक्की को फोटोशॉप करार देते हैं, शहबाज शरीफ इस तरक्की को गैर हकीकी करार देते हैं। अपोजिशन ये भी कह चुकी है कि वो बजट पास नहीं होने देगी। मुस्लिम लीग नवाज कल 3 जून को प्री बजट सेमिनार का इनेकाद करेगी। इस सेमिनार में मुल्की कर्जों में इजाफे, रुपए की कदर पर बात की जाएगी। नून लीग के दौर के वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने और तहरीक इंसाफ दौर का माशी मवाजना पेश किया और खूब गर्जे बर से ये दावा किया कि तहरीक इंसाफ के 3 साल में शरह तरक्की सिर्फ 1.8% रही। दरामदात में 35% कमी हुई, कर्ज की शरह में 52% इजाफा हुआ। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पहले साल 3% नीचे हुई, अगले साल 10% नीचे हुई, इस साल अगर 8% नीचे हुई तो 11% नीचे करने के बाद 8% लेकर आए, तो अभी भी वो 4% नीचे है जहां पे नून छोड़ के गया था। इंडेक्स भी आज तक नीचे है। ये एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं कि इस महीने एक्सपोर्ट बढ़ गया, उस महीने एक्सपोर्ट बढ़ गया, 1 महीने के फिगर नहीं देने चाहिए। जब मिफ्ताह इस्माइल ने पीटीआई दौर की माशी बदहाली पर बात कर ली तो समा ने सवाल किया कि अगर मईशत वाकई इतनी ख़राब है तो फिर आपका कारोबार कैसा चल रहा है। तो मिफ्ताह इस्माइल ने अनोखी मंतक पेश की कि इनके कारोबार का मुल्क के माशी हालात से क्या ताल्लुक है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने तो सवाल पर ही सवाल उठा दिया। कहा, यह कैसा सवाल? कैंडिडेट की बॉटम लाइन भी बेहतर है, सुनने में आप इसकी तस्दीक करें कि कारोबार में कुछ फायदा हुआ या नुकसान हुआ, आप क्या समझते हैं आपके कारोबार में? कैंडीलैंड का नफ़ा या नुकसान बढ़ गया है नहीं, उसका इससे मुल्क की हालत से कोई ताल्लुक नहीं है मेरे भाई। तो मैं बता दूं, समा ने जब इस्माइल इंडस्ट्रीज की मालियाती रिपोर्ट हासिल की तो मालूम हुआ कि लीगी दौर में उनकी कंपनी 35 करोड़ का मुनाफा कमा रही थी और मौजूदा दौर में इस कंपनी का मुनाफा 1.5 अरब तक जा पहुंचा है। इस पर सवाल तो बनता है कि अगर मईशत वाकई खराब है तो मिफ्ताह इस्माइल का कारोबार कैसे फला और फूला। एक वक्फा लेंगे नाज़रीन यहाँ पे और वक्फे के बाद बात करेंगे।
नाज़रीन, हुकूमत के तजवीज़ करदा पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस ने तशवीश की लहर दौड़ा दी है। हुकूमत मीडिया को रेगुलेट करने के लिए एक ताकतवर अथॉरिटी बनाने का सोच रही है। ये अथॉरिटी देखेगी कि प्रिंट, ब्रॉडकास्ट और डिजिटल मीडिया एक ज़ाब्ते में रहे। इस पर सवालात उठ रहे हैं, क्या अब यूट्यूब चैनल के लिए भी हुकूमत से लाइसेंस लेना पड़ेगा? क्या यूट्यूब चैनल बनाने के लिए भी हुकूमत को फीस अदा करना पड़ेगी? क्या रिवायती मीडिया के बाद अब डिजिटल मीडिया के गिर्द भी शिकंजा सख्त किया जा रहा है? क्या हुकूमत अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ों का गला घोंटने जा रही है? क्या सेंसरशिप की जंजीरें मजीद सख्त की जा रही हैं? क्या मीडिया को जो बराए नाम आज़ादी हासिल है इससे भी महरूम करने का सोचा जा रहा है? मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुजवज़ा कानून के मुताबिक इंटरनेट पर मौजूद मवाद भी इस अथॉरिटी के तहत आएगा। नए मुजवज़ा कानून के तहत यूट्यूब चैनल, अमेज़ॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स और वेब टीवी वगैरह के लिए भी हुकूमत से लाइसेंस दरकार होगा। डिजिटल मीडिया के लिए भी अखबार की तरह इजाज़त लेना ज़रूरी होगी। इस अथॉरिटी की इजाज़त के बगैर कोई डिजिटल चैनल भी नहीं चला सकेगा और वजह इसकी ये बताई जा रही है कि डिजिटल मीडिया चलाने वालों को टैक्स नेट में लाने के लिए ये इकदाम ज़रूरी है। ऑनलाइन इश्तिहारात के जरिए जो सरमाया कमाया जाएगा, मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी इस पर भी नज़र रखेगी। इसके लिए इंटरनेट बेस्ड इश्तिहारात और इसके रेवेन्यू के लिए गाइडलाइंस भी जारी की जाएंगी। जिस तरह पैमरा टीवी चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई करता है, इसी तरह ये अथॉरिटी डिजिटल मीडिया चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई करेगी और जब ये अथॉरिटी बना दी जाएगी तो मीडिया को रेगुलेट करने वाली पहली अथॉरिटीज़ खुद ब खुद कालअदम हो जाएंगी। इससे भी खतरनाक तजवीज़ ये है कि ये अथॉरिटी शो कॉज नोटिस जारी किए बगैर किसी भी अखबार, टीवी चैनल या डिजिटल चैनल के खिलाफ कार्रवाई कर सकेगी। किसी को पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के किसी फैसले से इख्तलाफ हो तो वो एक ट्रिब्यूनल से रुजू कर सकता है, लेकिन ट्रिब्यूनल भी वो होगा जो हुकूमत ने खुद मुकर्रर किया गया होगा। तजवीज़ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई और फोरम PDMA के किसी इकदाम या फैसले पर सवाल नहीं कर सकता। मुजवज़ा तजावीज़ में एक इंतहाई आमिराना तजवीज़ ये भी है कि वफाकी हुकूमत जब चाहे वो पॉलिसी मीटर्स पर हिदायत जारी कर सकती है और ये हिदायत ही हतमी तस्वुर की जाएंगी, यानी वफाकी हुकूमत जो तय करेगी वही नाफिज करना लाजमी होगा। नए मुजवज़ा कानून के तहत सरबराह मुमलिकत अफवाज पाकिस्तान से वाबस्ता अफराद, रियासत के कानून साजों और अदलिया के खिलाफ कुछ भी शाया या नशर नहीं किया जा सकेगा। ऐसा मवाद भी नशर नहीं किया जा सकेगा जो नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ हो या जिससे कौमी सलामती को नुकसान पहुंच सके, और ये फैसला भी हुकूमत ही करेगी कि कौमी सलामती किसे कहा जाए। मुजवज़ा कानून में एक शिक ये भी है कि ऐसा मवाद शाया या नशर करने की इजाज़त नहीं होगी जो फहाशी फैलाने का बायस बने या मुरव्वजा माशरती अक़दार के खिलाफ हो, लेकिन इस पर खुद वफाकी वज़ीर इत्तलात वाज़े नहीं कि मुरव्वजा माशरती अक़दार का फैसला कैसे किया जाएगा। मुजवज़ा कानून बहुत से सवालात को जन्म दे रहा है। रोज़नामा डॉन ने अपने इदारिये में इसे ड्रैकोनियन लॉ कहा है। हुकूमत का ये कहना है कि मीडिया अथॉरिटी बनाने की ये तजावीज़ हतमी नहीं है, बल्कि इनका मुसव्वदा मीडिया मालिकान के साथ शेयर किया गया है और मुशावरत से ही इसे हतमी शक्ल दी जाएगी। लेकिन फिर भी इन नुकात से हुकूमत की नीयत और इरादे बेनकाब हो गए हैं। बात करेंगे वज़ीर इत्तलात फ़ारूक हबीब साहब से। फ़ारूक साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मुझे आज क्लियर बता दें, PTI गवर्नमेंट को कैसा मीडिया चाहिए? मतलब आपको कंट्रोल्ड मीडिया चाहिए, आपको मीडिया भी कंट्रोल चाहिए, आपको डिजिटल सोशल मीडिया भी कंट्रोल चाहिए? 21वीं सदी है, पूरी दुनिया आज़ाद हो रही है, आप मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो, सर उसके स्क्रूज आप टाइट किए जा रहे हैं, उसका गला आप दबाई जा रहे हैं, आप चाहते क्या एग्जैक्टली? देखें अली भाई, पहली बात तो ये है, ज़रा मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर लेने दें। देखिए मामला ये है कि यही मौजूदा हुकूमत असम्बली में बिल टेबल हो चुका है, जो हमारी सहाफ़ी बरादरी है उनके लिए जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल प्रोटेक्शन बिल लेकर आई है, जिसके तहत उनको कमीशन फ्राहम किया गया है, जिसमें उनके अपने मेम्बरान जो हैं उस कमीशन का हिस्सा होंगे और उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया है, उसको अक्रॉस दी बोर्ड अप्रिशिएट किया गया। अब आप आ जाएँ पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से, तो पहली बात यह है कि हमें नहीं पता कि कौन सा जो लॉ है, कौन सा ड्राफ्ट है जो मीडिया के अंदर जो है वो फ्लोट किया गया है और उसके ऊपर एक नई सिरे से बहस शुरू हो चुकी है। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। ये एक कॉन्सेप्ट पेपर जो है, 2 पेजर कॉन्सेप्ट पेपर जो है वो शेयर किया गया PBA के साथ, APNS के साथ और दीगर सहाफ़ी तंजीमों के साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं। जैसे हमने जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोटेक्शन बिल के अंदर सबको ऑन बोर्ड किया, उनकी राय शामिल की गई, इसी तरीके से उनके सामने ये चीज़ रखी गई कि ये कुछ चैलेंजेस हमें आ रहे हैं, इन चैलेंजेस को कैसे निपटा जाए, इसके ऊपर आप अपनी राय पेश करें।
ना तो कोई ये मुजवज़ा बिल है, ना कोई ये हतमी चीज़ है जिसके ऊपर हमने उसको ड्रैकोनियन का नाम दे दिया, बाकी चीज़ों का नाम दे दिया। मैं एक एक करके तमाम चीज़ों के ऊपर आना चाहता हूँ। देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर हमें इस टाइम की इस चीज़ का चैलेंज का सामना है। इस वक्त जो है एक पैमरा है, एक प्रेस काउंसिल है, एक जो है वो फिल्म सेंसर बोर्ड है, एक जो है वो प्रेस रजिस्ट्रार ऑफिस है जो अखबारों की रजिस्ट्रेशन करता है, एक ABC सर्टिफाई करता है जो ऑडिट करता है उनका, और एक इम्प्लीमेंटेशन ट्राइब्यूनल फॉर न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ है। यानी कि 7 के करीब ऐसे इदारे हैं जो डिफरेंट जगहों के ऊपर मौजूद हैं और डिफरेंट जो हैं वो काम कर रहे हैं। ना उनकी वहाँ पर वो इफ़ेक्टिवनेस है, ना उनकी वहाँ पर कोई अफादियत है, और बजट के ऊपर जो है वो एक किस्म का बोझ बने हुए। मिसाल के तौर के ऊपर प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, जिसके सामने लोग अखबारात के हवाले से अपनी शिकायत लेकर जाते हैं, कोई जो भी मुतासर होगा जिसकी कोई ख़बर जाती है जिससे वो समझता हो कि मेरा इस्तेहकाक मजरूह हुआ है, तो वो प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के पास जाता है। इस साल 36 दरख्वास्तें गई हैं, सिर्फ 4 के ऊपर फैसला हुआ है। बजट कितना है? 5 करोड़ रुपया। अब 5 करोड़ रुपये पे सिर्फ 4 शिकायतें अगर फाइनलाइज होंगी तो उसका हमें क्या फ़ायदा या आपको क्या फ़ायदा? इसी तरीके से आप आ जाएं प्रेस रजिस्ट्रार का जो ऑफिस है जिसमें अखबारात रजिस्टर्ड होने हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं? हम लाना चाहते हैं ईज ऑफ, सर सुन लेना, हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लें। जिसको आप ड्रैकोनियन कह रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर आप ड्रैकोनियन के ऊपर जितने मर्जी पर्टिकुलर सवालात कर रहे हैं। हम इससे ये चाहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बड़े मीडिया के अंदर, जो मीडिया का जो एक कंपेटिटिवनेस है वो बढ़े, और हम टेक्नोलॉजी का ऑटोमेशन का निज़ाम लेकर आना चाहते हैं, डिजिटलाइजेशन का निज़ाम लेकर आना चाहते हैं। हम कहते हैं कि अगर किसी ने अखबार अपना रजिस्टर्ड कराना है तो वो घर बैठ के इंटरनेट के ऊपर, पोर्टल के ऊपर जो है वो अपने कवायद डाल के जो चीज़ वो रजिस्टर्ड कराना चाहता है वो रजिस्टर्ड करवा ले। तो क्या इसमें कोई बुराई है? अगर ये तो अच्छी चीज़ है ना, कोई बुराई तो नहीं है इसके अंदर। इसी तरीके से हम तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं उन एम्प्लॉयज़ का जो हमारे पास आते हैं, हमें आके कहते हैं जी फ़लाँ इदारे ने हमें 8-8 महीने से तनख्वाहें नहीं दी, आप ऐसा करें इनके इश्तिहारात रोक लें, आप जो है वो इनके इश्तिहारात के पैसे देने की बजाय हमें पैसे दे दें। अब हमें उसका जवाब दें, उसका हमारे पास क्या हल है? उसके लिए जो है वो एक बना हुआ है इम्प्लीमेंटेशन ट्राइब्यूनल फॉर न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़, वो सिर्फ न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ के लिए। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ी जो है वो जाएँ तो कहाँ जाएँ, उसका तहफ़्फ़ुज़ इसके अंदर यकीनी बनाया गया है। और एक चीज़ आपको मेक श्योर कर दूँ, जो कंसेप्ट पेपर दिया गया है इसमें किसी किस्म की ना तो कोई आज़ादी राय के ऊपर पाबंदी सलब होने जा रही है, ना ही किसी किस्म की को कदगन लगाने जा रही है, ना ही किसी को कंट्रोल किया जा रहा है, बल्कि आप डिजिटल मीडिया का कंटेंट मैनेज करेंगे सर। क्या ये पाबंदियां होगी कि क्या चल सकता है क्या नहीं चल सकता? नहीं, अली भाई इसको भी जरा समझ लें, इसको भी समझ लें। मैं जरा पहली बात को अपनी समेट दूं, फिर मैं डिजिटल मीडिया पे आ जाता हूँ। देखें इसमें प्रपोज क्या किया गया है। इसमें प्रपोज ये किया गया है, आप देखें एक प्रेस काउंसिल है, एक आपका ITNE है जो कि न्यूज़पेपर के एम्प्लॉयज़ को देखता है। इसमें प्रपोज किया गया है कि एक आज़ाद कमीशन बनेगा जिसमें 50% लोग जो हैं हुकूमत के होंगे और 50% लोग होंगे आपके मीडिया से, जो आपकी नुमाइंदा तंजीमें उनके लोग उसके अंदर शामिल होंगे। वो बैठ के मीडिया काउंसिल बनेगी जिसका वो चेयरमैन यानी जो कि सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा और उसके मेंबरान का तयन वो लोग करेंगे। इसी तरीके से जो मीडिया काउंसिल की शिकायत की को ट्राइब्यूनल में चैलेंज किया जाएगा, उसको अगेन फिर यही कमीशन जो है वो अपॉइंट करेगा, आज़ादाना तौर के ऊपर अपॉइंट करेगा, और उसके जो मेंबर होंगे वो हमारे पाकिस्तान के वो लोग होंगे जो कि नेक नाम लोग होंगे, कोई किसी का हैंड पिक बंदा नहीं होगा। फारूक साहब देखिए, यहाँ मीडिया ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ भी आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सर वो ठीक है सर, हुकूमत के हलकों में अक्सर वो सहाफ़ी नुमाइंदे बैठे होते हैं जो हुकूमत के मंजूर नजर होते हैं, वो कहीं से भी पूरी सहाफ़ी बरादरी की नुमाइंदगी नहीं कर रहे होते सर। ये नून लीग के दौर में भी होता था, पीपल्स पार्टी के दौर में भी होता था, आपके दौर में भी ऐसे ही हो रहा है सर। चले एक मिनट अली भाई, एक मसला सुन ले। अब सुन ले, आपका जिस चैनल पे आप बैठे हैं या दूसरे चैनल हैं, उनकी नुमाइंदा जमात है PBA, यानी कि जो ब्रॉडकास्टर्स की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है। इसी तरीके से APNS है, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर की जो आपकी एसोसिएशन बनी हुई है। इसी तरीके से ये तो दो वो एसोसिएशंस है ना जो सब मानते हैं जिसको, जो जिसका हिस्सा है। इसी तरीके से जो डिजिटल मीडिया की ऐसी कोई एसोसिएशन नहीं है सर। PFUJ हो, सुन लेना सर, सुन लेना, चाहे वो PFUJ हो चाहे और तंजीमें जिनके ऊपर किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है, उनको नुमाइंदगी उसके अंदर दी जा रही है। तो लिहाजा इसमें तो किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होनी चाहिए
कि जो है अच्छा कोई हैंडपिक्ड लोग लगा लिए ये बताएं, मैं अब आवाम की रहनुमाई के लिए सवाल अगले पूछने जा रहा हूँ। एक आदमी जो अपना कोई यूट्यूब चैनल बनाने जा रहा है, उसको क्या आप पहले परमिशन लेनी होगी हुकूमत से, ऐसा होगा सर? नहीं, एक मिनट जरा बुनियादी तौर पे अली भाई जरा समझ लें। मामला ये है कि जो चैलेंजेस डिजिटल मीडिया के हवाले से सामने आ रहे हैं, आपके भी इल्म में है कि इस साल 6 अरब रुपए की एडवर्टीजमेंट हुई है आपके डिजिटल मीडिया फोरम्स पे। उसका आप उसको यूट्यूब से लिंक कर लें, फेसबुक से कर लें या पाकिस्तान की जो मौजूदा वेबसाइट्स हैं, 6 अरब की जो आपकी एडवर्टीजमेंट हुई है, इसका मतलब ये है कि डिजिटल मीडिया की जो एडवर्टीजमेंट है वो आइंदा आने वाले सालों के अंदर बढ़ने लगी है। ये जो टेलीफोन मेरे हाथ में है, यही मेरा अखबार है, यही मेरा चैनल है। सर सुन तो लेना, यही मेरा चैनल है। अब डॉलर्स बेशक आ रहे हैं, मुझे डॉलर्स से हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि किसी सूरत भी उसने अकाउंट फॉर होना है। इसी तरह जो हुकूमत का एक बहुत बड़ा चंक होता है एडवर्टीजमेंट का, तो आपने हमें रहनुमाई करनी है कि हमारे पास प्रिंट को इश्तिहारात देने की पॉलिसी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इश्तिहारात देने की हुकूमत के पास पॉलिसी है, लेकिन डिजिटल मीडिया को जो इश्तिहारात देने हैं उसकी पॉलिसी भी तो बननी है, वो किसी फ्रेमवर्क के तहत बननी है ना। चले, वो कोई फोरम होगा तो बनेगी, अदरवाइज इसको कौन मॉनिटर करेगा? एक मिनट साहब, एक मिनट में सुन ले, जो प्रिंट के ऊपर इश्तिहारात सुन ले ना, सुन ले, मैं आपको पूरा मैकेनिज्म बता रहा हूँ। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन हो तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ। वो भी हो गई, हम चाहते हैं कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन हो, फिर हम एक नतीजे के ऊपर पहुंचे। हमें कोई जल्दी नहीं। आपकी बात आ गई सर। अगला मेरा सवाल सुनिएगा। देखिए सर, बात यह है कि वही वाली बात है ना कि पैसे लेना हुकूमत का हक है, टैक्स लेना हुकूमत का हक है सर, लेकिन उसके अगेंस्ट सहूलियात देना भी हक है। पाकिस्तान सर डिजिटली इतना वाइब्रेंट मुल्क है, लेकिन आई एम सॉरी टू से सर, बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस एज वेल, मैं ये हल्फन कह सकता हूं कि इतनी कम सहूलियात हैं डिजिटल वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान को मिली हुई सर। आपको पता है दुनिया के तकरीबन हर मुल्क के अंदर यूट्यूब का एक ऑफिस होता है जिसको यूट्यूब रूम कहा जाता है सर। ये वो ऑफिस होता है जो यूट्यूब खुद खोलता है, जो लोग कंटेंट क्रिएट करना एग्जैक्टली सर। ये देखिए, एक फेसबुक पूरी दुनिया में मोनेटाइज्ड है, पाकिस्तान में नहीं है सर। यहाँ पे इतने अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, लेकिन उनको पैसे नहीं मिल सकते उसके। सर पहले आप ये चीज, आपके पास थर्ड पार्टी पेमेंट गेट्स में नहीं है सर, पेपॉल तक नहीं ला सके आप लोग। अली भाई, सर पहले ये चीजें करना, पैसे बाद में बटोरे आप आवाम से। अली भाई आप ठीक जगह पे आ गए, पैसे बाद में ठीक जगह पे आ गए, शुक्र है, इनको सहूलियत शुक्र है। देखें, मैं अली भाई जरा मैंने आपकी बात समझ के लिए, फर्स्टली आई मस्ट अप्रिशिएट यू, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। यही हम चीज़ चाहते हैं कि इसके ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्टिव डिबेट होनी चाहिए। यही हम कह रहे हैं यूट्यूब को, फेसबुक को, कि भाई आप पाकिस्तान से कंटेंट ले रहे हैं, पाकिस्तान से आप बिजनेस ले रहे हैं, वो भाई अपने दफातर भी पाकिस्तान के अंदर आके खोलो। अगर आप भारत में खोल सकते हैं, बाकी जगहों पे खोल सकते हैं, आपको जो सहूलियात चाहिए वो सहूलियात हम आपको फराहम करेंगे। ये जितने इदारे हैं, जितने फोरम्स हैं, ये यहाँ पर आकर अपने जो है वो ऑफिसेज खोलें, हम इनको फैसिलिटेट करने को तैयार हैं। इनके लिए, इसी के लिए तो ये हम लॉ मेकिंग और एक फ्रेमवर्क बनाना चाह रहे हैं। इसके अंदर जो ट्रू स्पिरिट ही इस चीज़ की है। फिर मैं आपको कहूँगा जो आर्टिकल 19 है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के मुतलका हमारे आइन के कवानीन हैं, उसके मुतकाजी पाकिस्तान के अंदर कोई कानून बन ही नहीं सकता। लिहाजा तो वो हमें पता है। सर देखिए ना, कल को आप लोगों के चैनल बंद करते फिरे अगर, तो YouTube का ऑफिस क्यों बनेगा यहाँ पे, Facebook का ऑफिस क्यों बनेगा? आप कल को उनको अगर ये कहें कि हम बंद करने जा रहे हैं, ऐसे नहीं। अली भाई जरा सुन ले, देखें मामला ये है, हर इस टाइम पाकिस्तान का जो भी टीवी चैनल है उसका डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म भी मौजूद है। और मैं अब आपके चैनल से किसी और डिजिटल मीडिया का नाम नहीं ले सकता, उसकी मशहूरी हो जाएगी, ठीक है ना। मैं कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे फोरम्स हैं जो पाकिस्तान के अपने बने हुए हैं, हम चाहते हैं वो भी प्रमोट हों, हम उनको भी एड्स दें। देखें दुनिया इमर्ज हो रही है ना, ये जो डिजिटल मीडिया था इसको हम इमर्जिंग मीडिया कहते थे, अब ये इमर्जिंग मीडिया नहीं है, ये इमर्ज हो चुका है। अब आपके टीवी चैनल्स, आपके अखबार जो है वो लीड और स्टोरी और नैरेटिव बाज़ औक़ात सोशल मीडिया से स्टोरीज ले रहे होते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की ज़रूरत है जिसके ज़रिए हम मीडिया के अंदर डेवलपमेंट कर सकें, उनकी ट्रेनिंग्स कर सकें। इसमें जो पैसा भी आ रहा है वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। जो आप कह रहे हैं रेगुलेट करने की, पाबंदी करने की, तो वो तो पैमरा के कवानीन में मौजूद है। बात ऐसा कंटेंट होता है कि पैमरा, सुन ले ना, सुन ले अली भाई, सुन ले प्लीज, सुन ले आपने ये चीजें अली भाई, सुन ले, देख
सर सुन ले। देखें, पैमरा का कानून मौजूद नहीं है। पैमरा बाज़ औक़ात बहुत सारे नोटिस जारी करता है, बहुत सारे चैनल्स को कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर जुर्माने भी करता है। वो तमाम चीज़ें होती हैं ना, लेकिन हम इसकी पॉजिटिव साइड्स के ऊपर आना चाहते हैं। हम कहते हैं आप हमारे साथ बैठ के वो लोग जो आपके सोच रखने वाले हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, वो दुनिया के अंदर देखें क्या हो रहा है। हमारे पास यूके के अंदर ऑफकॉम का मॉडल मौजूद है, हमारे पास ऑस्ट्रेलिया का मॉडल मौजूद है। दुनिया कहाँ जा रही है उसको हमने देखना है। क्या हमने 1976 नहीं सर, ऑर्डिनेंस नहीं है, कत्तन ऑर्डिनेंस नहीं है। ये जो ड्राफ्ट आप लोगों के पास फिर रहा है ना, ये हमारी तरफ से कोई ऑफिशियली पेश किया गया नहीं है। हमने एक कॉन्सेप्ट पेपर ऑफिशियली जो हमारी मिनिस्ट्री है उसमें जारी किया है। उस कॉन्सेप्ट पेपर को ऊपर हमने आप लोगों की फीडबैक और राय मांगी है। उसमें अगर आप पॉजिटिव्स अपनी चीजें, जिस चीज के ऊपर आपको तहफ़्फ़ुज़ है, आप क्वेश्चन मार्क लगा के भेजें, उसका हमें साथ में सोल्यूशन भी साथ बताएं, हम उसे वेलकम करेंगे। देखें, हमने अगर जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एंड मीडिया प्रोफेशनल बिल के अंदर आपके साथ ताउन किया है, तो यहां भी हम ताउन करने को तैयार हैं, लेकिन किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। फिर मैं क्लियर करूंगा, कोई ड्रैकोनियन नहीं है, बल्कि ये मीडिया डेवलपमेंट के हवाले से है और मीडिया को मजीद ऑटोमेशन की तरफ हम लेके जाना चाहते हैं, आसानियां पैदा करना चाहते हैं। जो मीडिया वर्कर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, आपके एंकर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, कैमरामैन हजरात हैं, उनकी जॉब्स का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं। खत्म हो गया हमारे पास। फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। वज़ीर मुमलिकत बराए तलात हमसे बात कर रहे थे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद राना सनाउल्लाह साहब से पूछेंगे कि शहबाज शरीफ के लिए अदालती जंग लड़ते लड़ते क्या हुआ शरीफ फैमिली या नून लीग को कि उन्होंने उस अदालती जंग से अपने हाथ खींच लिए। इस वक्फे के बाद नाज़रीन, शहबाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने की जो जल्दी पहले थी वो अब क्यों नहीं है? क्या शहबाज शरीफ ने लंदन जाकर कायद नवाज शरीफ के पांव पकड़कर जो बातें करनी थी वो इरादा मंसूख कर दिया? क्या मुस्लिम लीग नून के सदर अदालत का वक्त जाया कर रहे थे? क्या शहबाज शरीफ को खास तौर पर रिलीफ दिया गया? आज सुप्रीम कोर्ट के फोरम पर आकर ये तमाम सवाल खत्म हो गए हैं। पहले शहबाज शरीफ ने वफाक के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की और आज वफाक ने शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने के खिलाफ अपील वापस ले ली है। शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत में हुकूमत की जानिब से अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान, हाई कोर्ट के नुमाइंदे और शहबाज शरीफ की जानिब से आजम नजीर तारड़ पेश हुए। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में जो कार्रवाई हुई थी इसका रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। जस्टिस एजाजुल हसन ने पूछा, क्या शहबाज शरीफ का केस सिस्टम के तहत मुकर्रर हुआ था या खास तौर पर समाअत हुई? रिकॉर्ड के मुताबिक एक ही रोज एतराज दूर करके केस सुना गया। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने बताया कि जुम्मे को 9:30 बजे एतराज लगा, 11:30 बजे केस की समाअत हुई। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, हुकूमती वकील को हिदायत लेने के लिए सिर्फ 30 मिनट दिए गए। 1 साल में कितने मुकदमात की जुम्मे को 12 बजे समाअत हुई? बताया जाए कितने मुकदमात में एक तरफा रिलीफ दिया गया? लाहौर हाई कोर्ट ने यह भी नहीं पूछा कि शहबाज शरीफ का नाम किस लिस्ट में है। क्या इस तरह का अमूमी हुक्म जारी हो सकता है जैसा लाहौर हाई कोर्ट ने किया? अटॉर्नी जनरल ने कहा, शहबाज शरीफ ने हाई कोर्ट से अपनी दरख्वास्त वापस ले ली है, इसके बाद हम अपनी दरख्वास्त पर इसरार नहीं करते। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, फिर तो मामला ही खत्म हो गया। 7 मई को लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को इलाज के लिए लंदन जाने की मशरूत इजाजत दी थी। शहबाज शरीफ परवाज में सवार होने के लिए लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें रोक दिया गया। इसके बाद शहबाज शरीफ ने हुकूमत के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत और अदालती फैसले पर अमल दरामद के हुक्म के लिए 2 मुतफर्रिक दरख्वास्तें दायर की। वफाकी हुकूमत ने भी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। इस दौरान एक इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि वो लंदन जाकर अपने भाई नवाज शरीफ से मशावरत करेंगे और कौमी मफाद में डायलॉग पर आमादा करने के लिए उनके पांव भी पकड़ेंगे। लेकिन बाद में शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट से हुकूमत के खिलाफ दरख्वास्तें वापस ले ली और इसी बुनियाद पर हुकूमत ने भी आज इनके बैरून मुल्क जाने के खिलाफ अपील वापस ले ली। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तहरीरी फैसले में लिखा है कि लाहौर हाई कोर्ट का अबूरी हुक्म किसी केस में मिसाल नहीं बन सकता। इस पेशरफ्त पर बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, समझ नहीं आई, इतनी जल्दी थी जाने की और सब कुछ इतना आनंद फानन हो रहा था, अब आपने वो दरख्वास्त जिसकी बिना पे मियां साहब बाहर जा सकते थे वो दरख्वास्त ही वापस ले ली। ये पिटीशन हमने की थी कि हमारा नाम है वो ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट जिसको कहते हैं,
तो उसकी इजाज़त जो है वो अदालत ने दी थी कि इन्हें बाहर जाने की इजाज़त दी जाए, और उसके बाद इन्होंने हमारा नाम, मियाँ शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल कर दिया। तो अब वो ग्रे लिस्ट वाला मामला तो इन्फ्रेक्शस हो गया, तो इसलिए हमने वो अपील वापस ली है कि हम दोबारा रिट करनी चाहते हैं अपने नाम को ECL से क्लियर करवाने के लिए। नहीं, देखिए राणा साहब, आपका एक मौक़िफ़ ये भी तो था ना कि हुकूमत ने आपके खिलाफ ज्यादती की है, और ज्यादती इस तरह से की है कि उन्होंने अदालत का हुक्म नहीं माना। वो आपका एक स्टांस था। तो ये आप ऐसा भी तो है ना कि आप अपने यहाँ पर स्टांस पे भी पीछे हटे हैं। देखें, हम अपने उस स्टांस के ऊपर कायम हैं, और वो आर्गूमेंट जो है वो हमारा, जो हमारी अब रिट होगी ECL से नाम निकलवाने के लिए, उसमें हमारे 2 बुनियादी आर्गूमेंट्स होंगे। एक हमारा आर्गूमेंट तो ये होगा कि इससे पहले भी ECL से नाम जो है वो हमारा अदालती हुक्म के तहत निकल चुका है, और जब नाम निकाला गया था तो उसके बाद मियाँ साहब बाहर तशरीफ़ ले गए थे, और उसके बाद वो वापस भी आए। इसीलिए इनको ECL में नाम डालना मुश्किल हो रहा था, तो इन्होंने ब्लैक लिस्ट का सहारा लिया। जब ब्लैक लिस्ट को भी टर्न डाउन कर दिया अदालत ने, तो फिर उन्होंने एक और कोई नई लिस्ट निकाल ली कि जी हमारे पास वो पता नहीं क्या कहते थे, कोई प्रोविंशियल प्रिवेंटिव लिस्ट है। अब जब दोबारा इन्होंने फिर ECL में नाम डाला है, तो हमारा वहाँ पे एक आर्गूमेंट तो ये होगा, और दूसरा आर्गूमेंट ये होगा कि इन्होंने जब ब्लैक लिस्ट का सहारा लिया और उसके हम अदालत ने हमारा नाम क्लियर किया, हमें जाने की इजाज़त दी, तो इन्होंने बदनीयती की बुनियाद पे, वैसे तो खैर ये हुकूमत है ही बदनीयत, कोई नेक नीति तो इनकी किसी काम में भी नहीं है, तो इन्होंने बदनीयती से हमारा नाम ECL में डाला है। तो ये 2 हमारे मेन आर्गूमेंट्स होंगे जिसके ऊपर हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह हमारी वो रिट जो है। इस अपील में जो आपने वापस लिया सर, ये देखिए, ये अमल दरामद की अपील भी थी और तौहीन अदालत की भी थी। आपको उस वक्त इमरजेंसी थी, देखिए सेहत के मामलात इमरजेंसी के मामलात होते हैं, और आप हमें बताते भी इस तरह से कि पता नहीं कितनी इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी थी, उस वक्त जाना जरूरी था। अब आपने इसको वापस ले लिया, अब आप कह रहे हैं हम नई पिटीशन दायर करेंगे, इसमें वक्त लगेगा। उस वक्त आप कह रहे थे जाना बहुत जरूरी है, इमरजेंसी है, तो क्या अब मियाँ साहब को कोई इमरजेंसी नहीं रही? अब इलाज उनका यहाँ मुल्क में हो रहा है, फिर आप उसी को चलने देंगे जो मुल्क में इलाज हो रहा है? नहीं, देखें, ये कोई 1-2 दिन की या हफ्तों की बात नहीं है। पिछले 17 साल से जहाँ से वो इलाज अपना करवा रहे हैं, या जिस वो टीम की अंडर ऑब्जर्वेशन है, तो उनके साथ कंसल्टेशन तो खैर ज़रूरी है। आप उनकी एडवाइस के ऊपर वो अमल भी कर रहे हैं, और यहाँ से कोई वक्ती तौर पे जो है वो अपना ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं ताकि हालात या सूरत हाल ख़राब ना हो। लेकिन अल्टीमेट उसका जो है उसका यानी सही हल वो यही है कि वो बाहर से, जहाँ से उनकी ट्रीटमेंट 17 साल से हो रही है, वहाँ से वो अपना चेकअप करवाएं। बिल्कुल राणा साहब, मियाँ साहब की सेहत के लिए दुआ गो हैं, मियाँ साहब की सेहत खराब ना हो, लेकिन लगता है कि पार्टी के अंदर मियाँ साहब के मामला जरूर खराब हो गए हैं। अभी ये स्टेटमेंट्स हाल ही में मरियम साहिबा के, शाहिद खान अब्बासी साहब के, वो बिल्कुल अगेंस्ट है उस बयानिए के जो शहबाज शरीफ साहब लेके चलना चाह रहे हैं, PDM इकट्ठी करना चाह रहे हैं, पीपल्स पार्टी से बात करना चाह रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है राणा साहब कि शहबाज शरीफ साहब पार्टी के अंदर तनहा हो गए हैं? नहीं, देखें, मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पार्टी के सदर हैं, वो पार्टी को लीड कर रहे हैं, और पार्टी में तनहा नहीं बल्कि वो पार्टी को साथ लेके चल रहे हैं। जहाँ तक पीपल्स पार्टी पे के मौक़िफ़ में ये थोड़ा सा जो गलत फहमी कह लें जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया है, देखें उसमें उनके जो लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पे उनका किरदार है, उसकी ज़िम्मेदारियाँ दरअसल थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। एज़ लीडर ऑफ द अपोजिशन उनके ऊपर उनकी पार्टी ने भी एतमाद किया है, पीपल्स पार्टी ने भी एतमाद किया है, JUIF ने भी एतमाद किया है, और जमात इस्लामी और दूसरे जो अपोजिशन के मेंबर्स बैठे उन्होंने भी एतमाद किया है। एज़ लीडर ऑफ द अपोजिशन उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि उनको भी एतमाद में लें, उनको भी साथ लेके चलें। लेकिन जहाँ तक PMLN के मौक़िफ़ की बात है, तो PMLN का जो मौक़िफ़ है PDM के हवाले से, वो मौक़िफ़ जो है वो जब हमारी पार्टी मीटिंग में डिस्कस हुआ, तो वो बहस मुबाहसे के बाद जब एक असूली फ़ैसला हुआ,
तो उसके ऊपर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ना सिर्फ ऑन बोर्ड थे बल्कि उस मीटिंग की सदारत ही वो कर रहे थे, और वहीं उस मीटिंग से ही वो उठ के जो है वो 3-4 लोग PDM की मीटिंग में गए थे। तो इसलिए उस मौक़िफ़ में कतन कोई अबहम नहीं है हमारे ताईं। बाकी ये दुरुस्त है कि हर आदमी जब बात करता है तो वो अपने अल्फाज होते हैं, अपना एक तरीक़ाकार होता है, तो वो एक आध लफ्ज़ अगर आगे पीछे हो तो फिर आप लोग उसको लेके आगे चल पड़ते हैं, तो उससे कोई ऐसा लगता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब पार्टी के साथ है, पार्टी उनके साथ है। नहीं राणा साहब, सिर्फ अल्फाज आगे पीछे नहीं हुए सर, पूरे का पूरा बयानिया बदल के रख दिया गया। लेकिन चले अगर आप कह रहे हैं कि नहीं बदला कुछ भी, तो फिर इसका मतलब है मरियम साहिबा ने जो कुछ कहा और अब्बासी साहब ने जो कुछ कहा वो शहबाज शरीफ साहब की मर्जी से कहा, जो कुछ भी उन्होंने पीपल्स पार्टी के खिलाफ कहा। जी देखें, जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब के सामने ये सारी चीज़ें रखी गई तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस बात पे मुत्तफिक थे या इस बात पे वो सहमत थे कि पीपल्स पार्टी को नोटिस का जवाब देना चाहिए, और अगर उनका जवाब तसल्ली बख्श हो तो फिर उनकी वापसी का रास्ता भी खुलना चाहिए। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के लीडर ऑफ द अपोजिशन मुंतखब होने में जो तरीक़ाकार अपनाया गया वो मुनासिब नहीं था। अब अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब की बात को पीपल्स पार्टी वाले नोटिस का जवाब देने की बजाय कहें कि जी उल्टा नोटिस देने की माफ़ी मांगो, तो फिर उसमें मियाँ शहबाज शरीफ का क्या कसूर है? ठीक है राणा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन। अब की बार बच्चों को घर बैठे पास नहीं किया जाएगा। तलबा को इम्तिहानात के बगैर अगली क्लासेस में प्रमोट नहीं किया जाएगा। बगैर इम्तिहान किसी को अगला ग्रेड भी नहीं मिलेगा। तलबा के तालीमी मुस्तकबिल के हवाले से हुकूमत ने अहम ऐलानात कर दिए हैं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात के हवाले से इस्लामाबाद में बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़ीर शफकत महमूद और तमाम सूबाई वज़राए तालीम ने शिरकत की। इजलास में होने वाले फैसलों पर वफाकी वज़ीर ने मीडिया को बताया कि इस साल इम्तिहानात लाजमी होंगे, लेकिन तलबा को रिलीफ देते हुए सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन का इम्तिहान लिया जाएगा। इस फैसले की वजह बताते हुए शफकत महमूद का कहना था कि तलबा की ये शिकायत दुरुस्त है कि तालीमी इदारों की बंदिश की वजह से कोर्स मुकम्मल नहीं करवाया जा सका, यकसुई से पढ़ाई भी नहीं हो सकी है। इसीलिए हमने 40% निसाब कम कर दिया था और इसी वजह से अब मज़ामीन में भी कमी कर दी गई है। बोर्ड को भी हिदायत दी गई है कि इम्तिहानात के पर्चों में वक्फा रखा जाए ताकि बच्चों को तैयारी के लिए मुनासिब वक्त मिल सके। फैसला तो वही था और वही है कि इम्तिहान तो होगा। 9वीं 10वीं का इम्तिहान जो है वो 4 मज़ामीन में होगा, बाकी जो मज़ामीन है उनमें नहीं होगा, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और मैथमेटिक्स। 11वीं 12वीं का जो इम्तिहान है वो सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में होगा और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनका इम्तिहान नहीं देंगे। सारे पाकिस्तान के बोर्ड जो थे वो 24 जून से इम्तिहान शुरू कर रहे थे। अब उन्होंने कहा है कि 10 जुलाई के बाद आप इम्तिहान शुरू करें, यानी कि मजीद 2-3 हफ्ते जो है वो बच्चों को मिल जाएंगे तैयारी करने। सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के इम्तिहानात लेने की वजह बताते हुए वज़ीर तालीम ने कहा था कि यह फैसला इसलिए किया गया है ताकि तलबा साइंस या आर्ट्स के जिस शोबे में जाना चाहते हैं कम अज़ कम इस मजमून का इम्तिहान तो ज़रूर दे सके। कैम्ब्रिज इम्तिहानात के हवाले से शफकत महमूद ने बताया कि ओ लेवल के बच्चों के लिए कैम्ब्रिज ने जुलाई में इम्तिहानात लेने का फैसला किया है। ओ लेवल के बच्चे 26 जुलाई से 6 अगस्त तक इम्तिहानात देंगे। वज़ीर तालीम ने फैसलों की वजाहत करते हुए कहा कि पढ़ाई के नुकसान और स्कूल की बंदिश की वजह से बच्चे पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर सके, लेकिन अब वबा में कमी की वजह से मौका मिला है कि इम्तिहानात ले सकें, इसलिए जल्द अज जल्द इम्तिहानात लेना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता दोबारा बीमारी हमला आवर हो जाए और तालीमी अमल दोबारा मुश्किलात का शिकार हो जाए। शफकत महमूद ने मजीद कहा कि कोई भी टीचर वैक्सीनेशन के बगैर इम्तिहानात नहीं लेगा। तो नाजरीन, अब बच्चों को तैयार चाहिए उन इम्तिहानात के लिए जिनके बारे में वो पहले भी तैयारी कर चुके थे। अलबत्ता इसमें काफ़ी हद तक रिलीफ भी दिया गया है। 4 मज़ामीन मेरे ख्याल में कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इसके साथ ही प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।